नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। पड़ोसी देश चीन लगातार भारत विरोधी हरकत करता रहता है, इस बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सब कुछ करता है, पर्दे के आगे वो दोस्त खुद को दिखाने की कोशिश करता है। जिस तरीके से हाल फिलहाल में एससीओ की मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भी मुलाकात हुई, अमेरिका का जो दबाव पड़ रहा था उसके बाद आरआईसी के देश साथ आए थे, लेकिन चिंता खत्म नहीं होती। शायद इसीलिए कहा जाता है कि व्यापारिक रिश्ते भारत और चीन के जरूर हो सकते हैं, लेकिन चीन भारत का दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि 62 से पहले भी 60 में उसने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, उसके बाद 62 में युद्ध थोप दिया था। आज फिर युद्ध की तैयारी चीन कर रहा है, एलएसी पर बहुत भारी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, बंकर ऐसे तैयार कर लिए हैं जिनसे मिसाइलें वो लॉन्च कर सकता है और उन बंकरों का पता भी नहीं लगा सकते, वो बंकर आपको दिखाई भी नहीं देंगे। तो क्या एक और नई जंग की तैयारी में चीन भारत के लिए तैयारी कर रहा है? मेरे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे जी, बहुत स्वागत सर आपका। सर, आपसे मैं जानने की कोशिश करना चाहूंगा कि चीन असल में चाहता क्या है, चीन क्या था, क्या आज है, कितना चीन बदला है, और क्या एक और युद्ध, जिस तरीके से हथियारों के परीक्षण, जिस तरीके से परमाणु हथियार बना रहा है और कंस्ट्रक्शन एलएसी पर लगातार चल रहा है, मैं चाहता हूं कि पूरे विस्तार से आप इस मुद्दे को हमारी जनता को समझाएं, हमारे दर्शकों को समझाएं। धन्यवाद अभिषेक जी। अगर किसी समस्या को समझना है तो उसके इतिहास को खंगालना आवश्यक है जी। और इस केस में इतिहास और भारत और चीन के बीच में किसी प्रकार के मतभेद का जो इतिहास है वो जाता है 1903-1904 में। तो सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड होते थे, एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर। वो 1903-1904 में एक एक्सपीडिशन लीड करते हैं तिब्बत के लिए, और वो एक्सपेडिशन जाता है, वो देखता है कि किस प्रकार से क्या क्या ट्रेड हो सकते हैं तिब्बत के साथ में, और नंबर 2, ब्रिटिश आर्मी का कितना इन्फ्लुएंस हो सकता है तिब्बत के ऊपर। उसका आइडिया जो था वो लाइन डिमार्केशन को पैदा करना नहीं था, बाउंड्री को डिमार्केट नहीं करना था, बस सिर्फ इन्फ्लुएंस को जाकर स्टडी करना था। वो अपनी रिपोर्ट लेके आते, फाइनली वो एक बन जाती है ट्रीटी ऑफ लासा। ट्रीटी ऑफ लासा बनने के बाद में ये ब्रिटिश फाइल्स में जाती है, ब्रिटेन स्टडी करता है इसको कि किस प्रकार से हम अपना इन्फ्लुएंस जो है इस एरिया में बढ़ा सकते हैं, और उसका रिजल्ट होता है 1914 में एक सिमला एग्रीमेंट होता है। उसके अंदर में ये तय किया जाता है कि मैकमोहन नाम की लाइन जो है वो डिवाइड करेगी भारत और चीन को। और मजे की बात ये होती है, मैकमोहन लाइन को ड्रॉ करने के लिए जिस पेन का इस्तेमाल होता है उसकी निब होती थोड़ी सी चौड़ी। तो पेपर के ऊपर छोटी सी चीज जो है वो जमीन पर बहुत बड़ी बन के आ जाती है, और वो एक डाउट क्रिएट कर देती है दोनों देशों के बीच में, जो कि डाउट जो है वो इस समय आज चल रहा है। तो मैकमोहन लाइन बनी, और मैकमोहन लाइन बनने की प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम ऐसे शुरू होती है कि जब ये लाइन बनती है तो तिब्बत जो था वो भारत से सटा हुआ था, तिब्बत के उत्तर में चीन मौजूद था। 1950 में चीन क्या करता है, तिब्बत पर अपना कब्जा जमा लेता है। अब चीन जो है वो टेक्निकली भारत का नेबर बन जाता है। तिब्बत जो था एक बफर जोन के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा था भारत और चीन के बीच में। इस समय तिब्बत को लेने के बाद में चीन जो है वो भारत का नेबर बन जाता है, और चीन के हमेशा आइडिया एक्सपेंशनिस्ट रहे हैं, अपने इलाके को बढ़ाना। ये चीन की पॉलिसी हमेशा से रही है। अब आता है सन 1954। 1954 एक बड़ा विशेष साल था। इस समय पंचशील 5 पीसफुल प्रिंसिपल्स का गठन किया गया। ये दुनिया के सामने लाए गए कि अगर हम देश जो है वो शांतिपूर्वक रहेंगे तो इन 5 मुद्दों पर हम बात करेंगे और इन पे चलेंगे तो हमारे देशों के बीच में शांति बनी रहेगी। ये काफी इसका ढिंडोरा पीटा गया, परंतु उसका नतीजा कुछ खास निकला नहीं। नतीजा निकलता क्यों? क्योंकि 1958 में चीन जो है कुछ नक्शे जारी करता है, और उन नक्शों में वो भारत के अक्साई चीन, लद्दाख, और जो हमारा उस समय नेफा का इलाका था जो कि आज अरुणाचल प्रदेश है, उनको अपने देश का पार्ट जो है मान के दिखाता है। तिब्बत पर उसका आधिपत्य हो गया था, उसकी निगाहें अब इन इलाकों पर भी थी। तो जब वो नक्शा निकल के आता है तो चाउ एन लाई उस समय जो उनके प्रधानमंत्री थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि उनके पास में इतना इतना इलाका टोटल मौजूद है, जिसमें से कि 40,000 वर्ग मील का इलाका भारत का चीन ने अपने आधिपत्य में दिखाया। चाउ एन लाई जो थे उनकी मुलाकात होती है जवाहरलाल नेहरू से,
और बड़ा उस समय एक नारा बुलंद हुआ था, हिंदी चीनी भाई भाई। जी। तो चाउ एन लाई और नेहरू जो है गलबैया डालते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते हैं, लेकिन होता क्या है कि अगस्त 1959 में पहला आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होता है भारत और चीन के बीच में। हम्म। इस आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में 9 भारतीय जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब शुरू होती है लड़ाई की शुरुआत। उसके बाद में अक्टूबर 1959 अक्टूबर 1959 में एक भारतीय पेट्रोल के ऊपर अक्साई चिन में फायरिंग होती है। इसमें भी भारतीय जवान जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। उसके बाद में आता है टाइम अक्टूबर 1959 का, सॉरी 59 तो डिले हो गया, 1961 पे आ जाइए। अब 1961 में क्या होता है कि भारत एक फॉरवर्ड पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है और कहता है कि हम अपनी पोस्ट जो है वो तिब्बत की सीमा तक लेकर जाएंगे, आगे तक लेकर जाएंगे। ये पॉलिसी जो है ये प्रयोग में लाई जाती है। और फिर आता है साल 1962 का। 1962 में सबको विदित है कि 20 अक्टूबर सन 1962 को चीन जो है बड़ी भारी संख्या में भारत के ऊपर अचानक हमला बोल देता है। इससे पहले आपको ध्यान होगा चाउ एन लाई और नेहरू जो थे हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे, परंतु 20 अक्टूबर को ये नारा जो है वो बिल्कुल फेल हो जाता है। चीन अचानक हमला कर देता है और चीन का, मैं आपके दर्शकों को बताता चलूं कि इनके हमले ऐसे थे जिनको कहते थे टिड्डी दल। अगर आपके दर्शक टिड्डी समझते हैं, इंग्लिश में लोकस्ट कहते हैं, तो टिड्डी दल जो होता है फसलों पर अटैक करता है तो पहले एक दल आता है, वो दल फसल को समाप्त करता है, पीछे पीछे दूसरा दल आता है। तो चाइनीज का हमला जो था वो इस प्रकार से चल रहा था कि चाइना सेना की एक टुकड़ी सामने से आएगी, ये टुकड़ी युद्ध में ग्रस्त होगी, एक टुकड़ी उसके पीछे से आएगी उसको सपोर्ट करने के लिए। तो वेव्स ऑफ अटैक जो थे वो भारतीय सेना पर होते गए, एक के बाद एक। मजे की बात ये थी कि उस समय ये सोच थी प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर की कि हमको सेना की आवश्यकता नहीं है, हम तो शांति प्रिय देश हैं। तो भारतीय सेना उस समय खेती बाड़ी कर रही थी, पुल बना रही थी और ऐसे काम कर रही थी जो कि आम जनता के लिए हितकर हो सकते हैं। जो सेना का काम नहीं था, जो सेना का काम नहीं था। ठीक है। मैंने ऐसे लोगों से बात की है जो कि भारतीय सेना का पार्ट थे। 1962 के युद्ध में वो युद्धबंदी ले लिए गए और युद्धबंदी लेने के बाद में वो फिर छूट कर आए और वो फिर दिल्ली के रास्ते वापस भारत में प्रविष्ट होते हैं। मैंने ऐसे लोगों से खुद स्वयं बात की है और उन्होंने मुझे बताया है कि उस समय भारतीय सेना इतनी इल इक्विप्ड थी, यानी कि उसके पास में साजो सामान इतना कम था कि अब जो फौजी सुन रहे हैं कोट पर का एक बिल्कुल तिरपाल का बना हुआ कोट जो था वो सेना के लोग पहनते थे और चाइनीज जो थे वो फर्स्ट क्लास डाउन जैकेट पहनते थे, यानी कि बतख के उसमें पंख होते हैं भरे हुए और वो चीज जो होती है फर वाला जैकेट, उसको वो गर्म रखती थी। तो ये दोनों सेनाओं में इतना बड़ा अंतर था। पैरों में जूते जो थे वो इस समय जैसे कि सेना पहनती है अल्ट्रा मॉडर्न स्नो बूट्स, उस समय जंगल बूट आपने नोट किया होगा, देखा होगा, पिक्चरों में दिखाते हैं कि जंगल बूट होता है कैनवस का बना हुआ जूता जिसके नीचे रबर का सोल है, वो पहना जाता था बर्फ के अंदर। पैर को गर्म करने के लिए एक ट्राउजर बीडी सर्ज होती थी, वुलन पैंट वो होती थी। आजकल तो लेयर्ड क्लोथिंग आती है ठंड में लड़ने के लिए। तो उस समय भारतीय सेना का जवान जो था उसके पास में इक्विपमेंट ही नहीं था जो कि चीन के जवानों से लोहा ले सके। फिर भी सेना के जवानों ने अपने चौकियों को नहीं छोड़ा। रेजांगला का युद्ध जो है वो बच्चा बच्चा जानता है कि किस प्रकार से करीब 3000 चाइनीज को एक कंपनी थी 13 कुमाऊं की, उसने रोक के रखा। कंपनी की स्ट्रेंथ होती है 123-126 जवान की। मेजर शैतान सिंह उस कंपनी को लीड कर रहे थे और उस कंपनी के जब जवानों की डेड बॉडी देखी गई तो किसी भी जवान का मुंह जो था वो भारत की तरफ नहीं था। वो सब जवान जो थे वीर गति को प्राप्त हुए थे दुश्मन का सामना करते हुए, क्योंकि बर्फ में वो बॉडीज जम गई थी। तो लोगों के हाथ में हथियार थे और उनका मुंह जो था वो चीन की तरफ था। अगर 123 लोग 3000 का सामना कर सकते हैं तो ऐसे शौर्य को अभिषेक जी आप क्या कहेंगे? नमन है सर ऐसे शौर्य को। मेजर शैतान सिंह को इसकी वजह से परमवीर चक्र जो था वो प्रदान किया गया था।
और रेजांगला का युद्ध जो है वो हिस्ट्री में गिना जाता है। ठीक है। अहीर कंपनी, उसका एक स्मारक जो है वो हरियाणा में भी बना हुआ है। हम्म। तो ये होता है 62 का युद्ध। मजे की बात ये थी कि इस युद्ध के बाद में 21 नवंबर 1962 को चीन एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर देता है हम्म। और कहता है कि हम अपनी सेनाओं को एलएसी से 20 किलोमीटर अंदर वापस बुला रहे हैं। हम्म। लेकिन चीन जो है नेफा का कुछ एरिया और अक्साई चीन का अधिकतर एरिया अपने कब्जे में रख लेता है हम्म। और कहता है भाई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो यहां से होकर गुजरेगी। भारत और चीन के बीच में जो विवाद ऐसा आता है कि चीन कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो मैकमोहन लाइन से दक्षिण में जा रही है। भारत कहता है नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो मैकमोहन लाइन से उत्तर में जा रही है। तो बीच का जो इलाका है उसको दोनों पक्ष जो है डोमिनेट करना चाहते हैं। और जो ये चीजें बनती हैं, खंदक बन रहे हैं, बंकर बन रहे हैं, ये इसी इलाके में बनते हैं। और आपको ध्यान होगा कि डोकलाम का वाकया हुआ था जी। वहां पर 17। चीन है अपनी सीमा का निर्माण करना चाह रहा था। डोकलाम प्लेटो है चीन, भारत और भूटान के बीच में। उस प्लेटो के ऊपर 73 दिन का स्टैंड ऑफ हुआ था। चीन वहां पर सड़क का निर्माण करना चाह रहा था। भारत की सेना ने उसको मना कर दिया था, यहां निर्माण नहीं होगा। 73 दिन के बाद में चीन को मुंह की खानी पड़ी और अपनी सेना को वहां से विड्रॉ करना पड़ा। उससे पहले एक छोटा सा वाकया हुआ था 1967 में। चीन ने गुस्ताखी की थी भारत के ऊपर हमला करने की दोबारा से। 62 में तो उसको विजय प्राप्त हुई थी, परंतु 67 में उसने नाथुला और चोला पर अटैक किया। लेकिन उस अटैक को भारतीय सेना ने रिपल्स किया और हम टैक्टिकली सुपीरियर बनकर उस युद्ध के बाद उभरे थे। तो चीन ने समझ लिया था कि भारत जो है अब वो स्थिति में नहीं है कि इसको दबाया जा सके। तो उन्होंने धीरे होश की दवा पी और फिर ऐसे अटैक करने की गुस्ताखी नहीं की। हाँ, कोशिश जरूर करते रहा, पुश करके अपने आप को कि किस प्रकार से भारत के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। ठीक हर है। कंट्री जो है अपना प्रभुत्व चाहता है एरिया में। चीन भी कोई कम नहीं है और चीन के 13 देश उसकी बाउंड्री से लगे हुए हैं। हर 13 देशों के साथ में उसकी सीमा विवाद है। सबके ये साथ खासियत है। है चीन। ये तो सर इतिहास मौजूदा वक्त की स्थिति पर अगर आए और जो आपने जगह बताई कि किस जगह पर ये चीन का निर्माण चल रहा है, तो अब क्या फिर से कोई युद्ध चीन चाहता है? देखिए, चीन हमेशा से आपको टेस्ट करता रहेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आपके अंदर जोर कितना है, आपके अंदर लड़ने का मादा कितना है और मैं किस तरीके से अपने क्षेत्र को बढ़ाता चलूं। जो मीट खाने वाले लोग हैं वो जानते होंगे कि सलामी एक तरीके की मीट का एक अंश होता है। पता नहीं अभिषेक जी आपको विदित होगा कि नहीं होगा। तो सलामी जो होती है बहुत फाइन कट के साथ में होती है, काटी जाती है। तो चीन की गतिविधि को सलामी स्लाइसिंग कहा जाता है, यानी कि बड़े फाइन तरीके से काट काट कर वो आगे बढ़ना। तो ये चीन की पॉलिसी है सलामी स्लाइसिंग करने की, मतलब छोटे छोटे एरिया को कब्जे में लेते रहो और अपने आप को आगे बढ़ाते रहो। हम भी काम करते हैं। हम क्या करते हैं कि इन पूरे एरियाज में अपनी पेट्रोल भेजते हैं। पेट्रोल जाती है चाइनीज एरिया तक, जाती है तिब्बत में जाती है। हम उस एरिया को जाके दिखाते हैं कि हम यहाँ पर विजिट करके आए हैं। जैसे मैं खुद जैसे पेट्रोलिंग में गया था, तो हम जाएंगे वहां पर अपने साथ में जैम का टिन लेकर जाएंगे। वहां बैठ के उसको टिन को खोला, ब्रेड के साथ जैम खाया। कुछ जवान जो है सिगरेट के पैकेट, उस पर लिखा होता है मेड इन इंडिया, माचिस की डिब्बी मेड इन इंडिया, जैम के डब्बे मेड इन इंडिया, उसको लिया और वहां बैठ के खाया या उसको इस्तेमाल किया या भरे हुए छोड़कर उस इलाके में आए, दिखाने के लिए यहाँ भारतीय सेना आई थी, क्योंकि उस पर लिखा होता है मेड फॉर डिफेंस पर्सनल ओनली। तो ये सिग्नल होता है चीन के लिए कि भाई यहां तक भारतीय सेना आई है। उसी प्रकार से हम वापस आते हैं तो चीन की पेट्रोल वहां पर जाती है, वो भी इसको डोमिनेट करना चाहती है। तो ये रस्साकशी जो है ये बॉर्डर पे चलती रहती है। हम दोनों के बीच में ये है कि हम एक दूसरे पर गोलीबारी नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान होगा कि 2020 में 15 जून को डोकलाम का वाकया हुआ था, जिसमें कर्नल संतोष कुमार एक बिहार की बटालियन के साथ में 20 जवानों के साथ में 20 में तो गलवान हुआ था सर, डोकलाम 17 में हुआ था। डोकलाम बोल गया आप, गलवान। हाँ, गलवान मेरे हुआ मुंह था से 20 में। गलवान हुआ था जी। और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। 20 जवान उसमें वो भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। मजे की बात यह है कि चीन जो है वो कहता है केवल 4 जवान उनके मरे थे, लेकिन उनके जो ऑब्जर्व किया गया
कि कितने लोग वहां से विड्रॉ करते हैं और कितने लोगों का फ्यूनरल होता है, तो कम से कम 40 चीन के जवान जो थे इससे हाथ धो बैठे थे। और यहां तक आया है कि लोगों के सर फोड़ दिए गए थे। एक एक जवान ने चीन के चार चार जवानों के सर फोड़ के वहां से उनको भगा दिया था, या उस उनको गलवान वहां के पर बाद मार। से सर ये कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा बढ़ाया है चीन ने। जी, तो इसका भी एक एम है। भारत ने क्या किया है, भारत ने अपने इलाके में, पहले तो हमारी पॉलिसी अभिषेक जी ये होती थी कि हम अपनी रोड्स को कंस्ट्रक्ट ही नहीं करते थे बॉर्डर तक, इस सोच में कि अगर चीन जो है बॉर्डर लांग कर आ गया तो वो तो सीधा उतर के हमारी रोड के सारे नीचे आ जाएगा। हम्म। ये हमारी सोच पहले हुआ करती थी। अब हमारी सोच क्या है कि हम बॉर्डर तक रोड को लेके जाएंगे, क्योंकि ये रोड हमारे जवानों को और हमारे जवानों के लिए रसद को ले जाने में सहायक सिद्ध होगी। तो ये शिफ्ट जो है थॉट प्रोसेस में भारतीय सैन्य शक्ति में आया है, क्योंकि पॉलिटी, देखिए सेना का मनोबल जो होता है या सेना की कारकर्दगी जो होती है वो पॉलिटिशियंस के डिसीजन पर डिपेंड करती है। हम्म। अगर पॉलिटिशियंस ये बोलेंगे सेना को कि नहीं, रोड नहीं बनेगी क्योंकि चीन जो है वो नीचे उतर के आ जाएगा, तो सेना अपनी मर्जी से वहां पर रोड नहीं बना सकती। परंतु अगर आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप बोलेगी कि नहीं, चीन के साथ में लोहा लेना है, आप बताइए क्या करना चाहते हैं, तो फौज तो कहेगी जी बॉर्डर तक तो मैं रोड लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे जवान वहां बैठे हैं, वहां तक रसद जाएगी, गोला बारूद जाएगा, तो रोड बननी चाहिए। आज की तारीख में आप देखिए, अभी एक हफ्ते पहले की बात है, एक रोड जो है उसका उद्घाटन हुआ है, पूरा अरुणाचल को सर्किट करती हुई आ रही है। तो अब हम शर्माने की उस चीज से, हमने पहचाना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या इंपॉर्टेंस है। अटल टनल जो है बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसने भारत की रसद को वहां तक पहुंचाया है। दौलत बेग ओल्डी की एयरफील्ड पे काम हुआ है, अब वहां पर भारत की रसद जो है वो चंद मिनटों में वहां पहुंचाई जा सकती है, ट्रूप्स पहुंचाए जा सकते हैं। तो इन सब चीजों को देख के चीन जो है वो तिलमिलाया है। तो चीन ने क्या किया है, अपने कंस्ट्रक्शन को बढ़ाना शुरू किया है। तो ऐसा नहीं है कि चीन ही बढ़ा रहा है, हम भी अपने काम कर रहे हैं, लेकिन निगाह में क्या आता है कि चीन कर रहा है, हम भी कर रहे हैं वहां पर, ऐसी बात नहीं है, हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे हैं। इस समय चीन और भारत की सेनाएं जो हैं वो कंपेरेबल हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि हमारी एयरफोर्स जो है वो इस समय चीन पर भारी पड़ती है। कैसे, उसको समझने की कोशिश कीजिए अभिषेक जी। अगर आपने हाई एल्टीट्यूड एरिया का दौरा किया है, यानी कि वो इलाका जो 9000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर है, तो वहां पर आदमी की एफिशिएंसी आधी हो जाती है आधी रह जाती है। ना, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। उसी प्रकार से अगर वहां पर जो विमान होगा, अब विमान जो है वो ईंधन का इस्तेमाल करता है, ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन अगर कम है तो विमान की एफिशिएंसी भी वहां पर आधी कम रह हो जाती जाएगी। है ना। तो वहां पर जितने भी भारत के बॉर्डर के पास में जितने भी एयरफील्ड इस समय चाइना के ऑपरेटिव हैं, सब हाई एल्टीट्यूड एरिया में हैं। वहां पर विमान अगर दो खड़े होंगे तो वो दो विमान टेक ऑफ करने के लिए अपने एमनिशन को, फ्यूल को आधा करेंगे, तब विमान वो नॉर्मल टेक ऑफ कर सकते हैं। लेकिन भारत की एयरफील्ड ऐसी हैं कि वो नॉर्मल प्लेन्स में मौजूद हैं, और प्लेन से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है फुल लोड के साथ में, और वो फिर इस समय घातक सिद्ध हो सकता है दुश्मन के लिए। दूसरी बात, मिसाइल स्ट्रक्चर जो है वो आपसे अलग से डिस्कस करूंगा कि जी। हमारे पास प्रक्षेपास्त्र का जखीरा है वो चीन से कम नहीं है। हम्म। तो हमारे पास इस समय सब कुछ चीन से कंपेरेबल है। अगर चीन यहां पर गुस्ताखी करता है तो हमारे पास में वो शक्ति है कि हम चीन की 80% एनर्जी जाती है मलाक्का स्ट्रेट से, हम चीन का गला घोंट सकते हैं एनर्जी के मामले में। अगर कंट्री के पास में एनर्जी ही नहीं पहुंची तो लड़ेगा खाक। तो अगर वो डोकलाम करने की कोशिश करता है या गलवान करने की कोशिश करता है, तो भारत अपनी नेवी का प्रयोग करता है और मलाक्का स्ट्रेट को चोक कर सकता है। इस समय ये मान के चलिए भारतीय नौसेना का आधिपत्य है इंडियन ओशन में। बिल्कुल। इस समय हम सोमालिया तक, यानी वो अफ्रीकन हॉर्न तक डोमिनेट करते हैं। अगर वहां पर अभी वाकया हुआ था, चीन की एक मर्चेंट शिप जो थी उस पर दस्युओं ने हमला किया था, भारत की नेवी ने जाकर चीन की शिप को बचाया था। तो इस समय भारत की नेवी जो है वो ऐसी स्ट्रांग नेवी है, इसीलिए तो क्वाड का पार्ट उसको बनाने के लिए सब प्रयास करते हैं। तभी तो एक क्वाड बना है कि भाई चीन के वहां पर डोमिनेंस को काउंटर किया जा कम सके। किया जा सके। हाँ, तो आप ये मान के चलिए कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। चीन है, चीन कंपेरेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन की हमारे ऊपर मेजॉरिटी बन गई या वो ज्यादा सशक्त हो गया, ऐसी बात नहीं है।
पाकिस्तान जो है वो एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान हमारी प्लानिंग में कहीं ज्यादा आता नहीं है, पाकिस्तान के लिए कोई ज्यादा परेशानी नहीं होता। चीन को हम मानते हैं कि यस ये कंपेरेबल है, अगर युद्ध होगा तो इससे लोहा लिया जाएगा। बहुत धन्यवाद और सर। चीन जी 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 जी, पूरी करिए बात। तो इस समय में आपके जरिए भारतीय जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय सैन्य शक्ति इस समय दुनिया के किसी भी देश से लोहा लेने में सक्षम है। हमने एक छोटी सी बात की थी, और वो बात की थी हमने एक एयरफील्ड की, और वो एयरफील्ड ऐसे देश में है जहां पर देश में भारत को कदम रखने की अनुमति नहीं मिल रही थी, और भारत के पश्चिम में एक देश है जो भारत से कभी भी खुश नहीं रह सकता, पाकिस्तान नाम का, वो बड़ा कूद रहा था उस समय जब 15 अगस्त को तालिबान की सेनाएं जो थी काबुल में आई थी। आज उन्हीं सेनाओं ने भारत को न्योता दिया है और कहा है कि हमारे बागराम एयरबेस की मेंटेनेंस आप आके कीजिए। बिल्कुल पहुंच चुकी है भारतीय सेना, वहां पर तैनात हो चुकी है। तो एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत पाकिस्तान के लिहाज से भी और चीन के लिहाज से भी वो है। लेकिन बात करें एलएसी पर, जिस तरीके से चीन का कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, तो वो सिर्फ चीन का कंस्ट्रक्शन नहीं बढ़ रहा है, चीन का कंस्ट्रक्शन सिर्फ दिखाया जाता है, बाकी भारत का भी कंस्ट्रक्शन उतनी ही तेजी के साथ बढ़ रहा है, और उसी के रिटेलिएशन में चीन ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन वहां कर रहा है। बाकी सर ने एक लाइन मुझे सर की बड़ी शानदार लगी कि भारत जब चाहे मलाक्का स्ट्रेट से एनर्जी बंद कर सकता है, चीन की गला उसका घोट सकता है। तो चीन को भारत से ही खतरा है और किसी से चीन को भी खतरा नहीं है। बाकी भारतीय सेना तैयार है, भारतवासी बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि हमारे जो सेना के जवान हैं जिस तरीके से सर्विस करके आए हैं और जो सर्विस कर रहे हैं वो हमारी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए कैपेबल हैं पूरी तरीके से। सर बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और इतिहास से लेकर वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी समझाने के लिए कि क्या कुछ हो सकता है। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।